कहानी की शुरुआत होती है इटली के एक छोटे से गांव ट्रोपिया से, जहां पे एक शैतानी आत्मा ने एक लड़के को पोजेस किया हुआ था। ऐसे में फादर गैब्रियल अमोर्थ वहां पे आता है। वो परिवार के बाकी सदस्यों से प्रेयर करने के लिए बोलता है और खुद उस लड़के के पास जाता है जिसे शैतानी आत्मा ने पोजेस किया हुआ था। दूसरा फादर, जिसका नाम जियानी था, गैब्रियल को बताता है कि ये लड़का बुरी आत्मा का शिकार बन चुका है और इंग्लिश में बात कर रहा है, जबकि आज से पहले इसने कभी इंग्लिश नहीं बोली। तो गैब्रियल पूछता है कि क्या इनके घर में टीवी है, तो इसके जवाब में जियानी बताता है कि इस परिवार के पास एक टीवी है। इसके बाद गैब्रियल जैसे ही उस लड़के के पास जाता है तो वो गैब्रियल से कहता है कि मेरा नाम सेटन है। अगर आप सेटन के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि क्रिश्चियन मान्यता के अनुसार सेटन पहले एक एंजल था, लेकिन उसने गॉड के खिलाफ बगावत कर दी थी। तो गॉड ने उसे और उसके साथियों को हेवन से निकाल के धरती पे फेंक दिया था और ये सबसे पावरफुल डीमन था। अब गैब्रियल कहता है कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है कि तुम सेटन हो, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता। फिर गैब्रियल सेंट बेनेडिक्ट क्रॉस निकाल के उस लड़के को दिखाता है और कहता है कि अगर तुम सेटन हो तो किसी पावरफुल इंसान को अपने कब्जे में करते, ना कि इस कमजोर लड़के को। फिर वो लड़का कहता है कि मैं जिसे चाहूँ उसे अपने वश में कर सकता हूँ। इतनी देर में जियानी वहाँ पे एक सुअर को ले आता है। फिर गैब्रियल बोलता है कि अगर ऐसा है तो इस सुअर को वश में करके दिखाओ। इतना कहते ही वो लड़का अपने होश खोने लगता है और जैसे ही लड़का बेहोश होता है, गैब्रियल के इशारे पे एक आदमी सुअर को गोली मार देता है। इसके बाद वो लड़का ठीक हो जाता है और गैब्रियल कहता है कि अब तुम आराम कर सकते हो, सेटन जा चुका है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक छोटे से परिवार पे जो अमेरिका से स्पेन आया हुआ था। जूलिया अपने 2 बच्चों एमी और हेनरी के साथ स्पेन आई थी। 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की डेथ हो गई थी और जूलिया को विरासत में एक एबी मिली थी। एबी उस जगह को कहते हैं जहां नन्स रहा करती हैं। ये काफ़ी बड़ा होता है और इसमें चर्च भी होता है। जूलिया उस एबी को नया बना के उसे बेचने वाली थी ताकि कुछ पैसे कमा सके। एबी पहुंचने पे वहां उसे फादर थॉमस एजेकिल मिलता है जो उसे वेलकम करने के लिए आया हुआ था। इसके बाद कार्लोस, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जूलिया को बताता है कि इस एबी के नीचे एक बहुत बड़ा बेसमेंट है जिसे रिनोवेट करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। जूलिया और एमी रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं। हेनरी अंडरग्राउंड बेसमेंट में घूम रहा था। वहाँ एक दीवार में हेनरी को एक छोटा सा छेद दिखाई देता है। जब हेनरी उस छेद में झांकता है तो उसे वहाँ वेटिकन की डबल क्रॉस्ड सील दिखाई देती है जिसमें अपने आप दरारें पड़ रही थी। ये देख के हेनरी घबरा जाता है और वहाँ से चला जाता है। एमी स्पेन से आके खुश नहीं थी तो जूलिया एमी को समझाती है कि सिर्फ कुछ दिनों की बात है, उसके बाद हम इस एबी को बेच के चले जाएंगे। तब तक मैं थोड़ा बिजी रहूंगी, तुम अपने भाई हेनरी का ख्याल रखना। उधर फादर गैब्रियल को इटली के मेन चर्च में बुलाया जाता है क्योंकि उसके ऊपर आरोप था कि उसने बिशप की परमिशन के बिना ट्रोपिया में एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया। तो गैब्रियल उन्हें बताता है कि वो एक्सोर्सिज्म था ही नहीं, उस लड़के को मानसिक बीमारी थी और उसे ठीक करने के लिए उसने साइकोलॉजिकल तरीका अपनाया ताकि उस लड़के के दिमाग को लगे कि उसके शरीर से सेटन निकल चुका है। गैब्रियल ये भी बताता है कि उसे आज तक जितने भी केस असाइन हुए हैं उसमें से 98% केसेस में एक्सोर्सिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कार्डिनल सुलिवन, जो कि काउंसिल में सबसे यंग था, उससे पूछता है कि 2% केसेस के बारे में तुम्हारी क्या राय है। गैब्रियल बोलता है कि 2% केसेस में हम गॉड की हेल्प से शैतान को नरक में वापस भेजते हैं। सुलिवन भूत प्रेतों पे यकीन नहीं करता था। वो गैब्रियल से कहता है कि तुम्हें अब ये पुराने ख्याल छोड़ देने चाहिए। तो गैब्रियल बोलता है कि मुझे पोप ने चीफ एक्सोरिस्ट बनाया है, अगर तुम्हें मेरे काम से प्रॉब्लम है तो पोप से बात करो। और ये कह के गैब्रियल चला जाता है। उधर एबी में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की नज़र उसी छेद पे पड़ती है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से एक वर्कर फायर स्टिक जलाता है जिससे वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है और दोनों वर्कर्स बुरी तरह जल जाते हैं। कार्लोस कहता है कि बेसमेंट में गैस डिपॉजिट था, इस वजह से एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन अब वो यहाँ काम नहीं कर सकता। ये बोल के वो अपनी टीम लेके चला जाता है। रात होने पे हेनरी को दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, लेकिन होश में आते ही हेनरी कहता है कि तुम सब मरने वाले हो और ये कह के हेनरी अपना चेहरा नोच लेता है। मेडिकल रिपोर्ट्स आने पे डॉक्टर बताते हैं कि हेनरी की सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, ये दिमागी बीमारी के लक्षण हैं। क्या हेनरी के साथ कुछ हादसा हुआ था? तब जूलिया बताती है कि 1 साल पहले उसके फादर की डेथ हुई थी, तब से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। हेनरी को शांत करने के लिए वो कुछ दवाई देकर चला जाता है। रात होने पे हेनरी एक शैतान की आवाज़ में बात करना स्टार्ट कर देता है और जूलिया से कहता है कि प्रीस्ट यानी कि फादर को मेरे पास लेके आओ। तो जूलिया फादर थॉमस को ले आती है, लेकिन जैसे ही थॉमस हेनरी के पास जाता है वो थॉमस को कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर शैतान कहता है
उधर ये खबर इटली में पोप तक पहुंच जाती है तो पोप ये काम गैब्रियल को देता है और कहता है कि किसी पावरफुल डीमन ने एक बच्चे को अपने वश में कर लिया है। इस एबी ने पहले भी हमें प्रॉब्लम्स दी हैं, तुम वहां जाके उस बच्चे की मदद करो। गैब्रियल उस एबी की हिस्ट्री को स्टडी करने के बाद स्पेन आ जाता है। एबी में पहुंचने पर गैब्रियल को एक बंद किया हुआ कुआं दिखता है जिसके ऊपर जीसस क्राइस्ट का क्रॉस लगा हुआ था। फिर गैब्रियल की मुलाकात थॉमस से होती है। वो उसे जूलिया से मिलवाता है। जूलिया पूछती है कि मेरे बेटे में चर्च को इंटरेस्ट क्यों है, मैं उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊंगी। तब गैब्रियल कहता है कि एक बार मुझे हेनरी से मिलने दो और मेरी राय सुनने के बाद आपको जैसा ठीक लगे वैसा करना। जूलिया मान जाती है। अब गैब्रियल हेनरी के पास जाता है और जैसे ही वो गॉड से प्रे करना स्टार्ट करता है हेनरी जाग जाता है। गैब्रियल को लग रहा था कि ये बच्चा भी मानसिक रोग का शिकार है, लेकिन जब गैब्रियल हेनरी को सेंट बेनेडिक्ट क्रॉस दिखाता है तो हेनरी की आंखों में शैतान साफ दिखाई देता है। अब गैब्रियल समझ गया था कि ये मामला सीरियस है। डीमन के बारे में और जानने के लिए गैब्रियल उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो शैतान अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि मैं तुम्हारे सारे पापों को जानता हूँ। जिसके जवाब में गैब्रियल कहता है कि मेरे पाप को गॉड ने माफ कर दिया है। लेकिन तभी गैब्रियल के दिमाग में उसका पास्ट चलने लगता है। पहले गैब्रियल एक फौजी था, लेकिन वार के दौरान जब उसके सारे साथी एक एम्बुश में मारे जाते हैं तो गैब्रियल ने मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई थी और मन ही मन कहीं ना कहीं वो अपने आप को कायर समझता था। इसके बाद हेनरी के गले से एक चिड़िया निकलती है जो कि गैब्रियल के अतीत की एक और गलती को शो कर रही थी। उसे देख के गैब्रियल वहां से चला जाता है। फिर वो थॉमस को बताता है कि इस डीमन को बहुत सी बातें पता हैं जो हर डीमन नहीं जान सकता। इसका मतलब ये है कि ये एक पावरफुल डीमन है। गैब्रियल जूलिया को बताता है कि तुम्हारे बेटे को सिर्फ गॉड की पावर से ही बचाया जा सकता है और अगर तुमने हेनरी को इस जगह से बाहर ले जाने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। फिर जूलिया हेनरी के फादर की डेथ के बारे में गैब्रियल को बताती है। गैब्रियल उसे समझाता है कि ऐसे हादसे बच्चों की आत्मा को कमजोर कर देते हैं, इसलिए डीमन ने उसे अपने वश में किया है। गैब्रियल जूलिया से वादा करता है कि वो हेनरी को कुछ नहीं होने देगा। अब गैब्रियल और थॉमस एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू करते हैं। गैब्रियल थॉमस को बताता है कि एक्सोर्सिज्म करने के लिए हमें उस डीमन का नाम जानना जरूरी है, तभी हम हेनरी को बचा पाएंगे। तुम लगातार गॉड से प्रेयर करते रहना। प्रेयर की ताकत से डीमन कमजोर पड़ जाएगा और अपना नाम बता देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, प्रेयर रुकनी नहीं चाहिए। डीमन कुछ भी कहे तुम उसकी बातों पर ध्यान मत देना। लेकिन जब दोनों हेनरी के पास जाके प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो पहले गैब्रियल को एक लड़की रोजरिया दिखाई देती है जो उससे कहती है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, अब मेरी आत्मा नरक में जल रही है। गैब्रियल कहता है कि मेरे पाप को गॉड ने माफ कर दिया है। तो रोजरिया कहती है गॉड ने तो तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया है। इसके बाद डीमन थॉमस से कहता है कि तुमने अपने पापों के लिए माफी नहीं मांगी है। डीमन एब्डेला नाम की लड़की को गाली देना शुरू कर देता है। ये सुन के थॉमस अपना आपा खो देता है और हेनरी का गला दबाना शुरू कर देता है। गैब्रियल उसे हेनरी से दूर करता है और जब दोनों वहां से जाने लगते हैं तो डीमन गैब्रियल से कहता है कि तुम मेरे झांसे में आ गए हो, अब तुम्हारे चर्च को कोई नहीं बचा सकता। बाहर थॉमस रोते हुए गैब्रियल को बताता है कि वो चर्च का प्रीस्ट बनने के बाद भी एब्डेला से प्यार करता था और ये बात उसने किसी को नहीं बताई थी। लेकिन जब एब्डेला ने उसे चर्च छोड़ने के लिए बोला तो थॉमस ने उस लड़की को छोड़ दिया। फिर गैब्रियल थॉमस से कहता है कि अगर तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो तो गॉड तुम्हें माफ़ कर देगा। इसके बाद थॉमस रोजरिया के बारे में पूछता है। गैब्रियल बताता है कि रोजरिया एक लड़की थी जिसकी मुझे हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने नहीं की। फिर थॉमस पूछता है कि इस डीमन को इन सब के बारे में कैसे पता। तो गैब्रियल बताता है कि डीमन हमारे गिल्ट को सेंस कर सकता है और हमारी मेमोरी को हमारे ही खिलाफ यूज़ कर रहा है। हेनरी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है और हमें जल्द से जल्द उस डीमन का नाम पता करना होगा। फिर गैब्रियल को याद आता है कि डीमन ने उससे कहा था कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और वो थॉमस से कहता है कि तुम हेनरी के रूम के बाहर रुको, मैं गार्डन में बंद पड़े कुएं को देखने जा रहा हूँ, वहाँ शायद कुछ मिल जाए। कुएं के ढक्कन के ऊपर वेटिकन की सील लगी हुई थी। अपने स्कूटर की हेल्प से जब गैब्रियल उसे हटाता है तो उसके अंदर कई सारे लोगों की हड्डियां दीवार पे लगी हुई थी। गैब्रियल उस कुएं के अंदर एक जलता हुआ कपड़ा डालता है तो उसमें फिर से एक्सप्लोजन हो जाता है। उधर डीमन एक साथ जूलिया, एमी और थॉमस पे हमला करता है। हेनरी को चेक करने के लिए थॉमस उसके पास जाता है तो डीमन उसका कान काट लेता है। जूलिया को डीमन उसके बेड के बीच से हेल में खींचना स्टार्ट कर देता है और एमी को पहले वो हवा में उछालता है जिस वजह से उसे काफी चोट आती है। डीमन से बचने के लिए एमी छोटे से स्टोर में घुस जाती है, लेकिन वहां भी डीमन उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। गैब्रियल जूलिया के कमरे में आके उसे ऐन मौके पे बचा लेता है। इसके बाद वो एमी के पास जाता है और गॉड का नाम लेके एमी को डीमन के चंगुल से छुड़वाता है। गैब्रियल जूलिया और एमी को चैपल में सोने के लिए कहता है। गैब्रियल और थॉमस कुएं के पास जाते हैं। वहाँ गैब्रियल उसे स्पेनिश इंक्विजिशन की सील दिखाता है। दरअसल 12वीं शताब्दी में क्रिश्चियन अपने धर्म को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे। गैब्रियल बताता है कि ये सर
उन निर्दोष लोगों के हैं जिन्होंने अपना धर्म बदलने से मना कर दिया था, और इस एबी के नीचे कुछ ऐसा है जिसे चर्च ने सील किया हुआ है। फिर दोनों बेसमेंट में जाते हैं और उसी छेद को देखते हैं जिसे सबसे पहले हेनरी ने देखा था। गैब्रियल कहता है कि यहाँ से गैस और सल्फर की गंध आ रही है, इसलिए यहाँ आग लगने का बहुत खतरा है। फिर गैब्रियल एक हथौड़े से उस दीवार को तोड़ देता है। उस दीवार के पीछे एक पुराना दरवाजा था, तो उस दरवाजे को तोड़ के दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर जाने पे उन्हें एक कब्रिस्तान मिलता है जहाँ एक पिंजड़े में एक कंकाल रखा हुआ था। गैब्रियल बताता है कि ये कोई कैदी नहीं है, ये एक प्रीस्ट था। इसने अपनी सेफ्टी के लिए ऐसा किया। ऐसा तब किया जाता है जब डीमन का एक्सोर्सिज्म फेल हो जाए, और डीमन को उस जगह से बाहर जाने से रोकने के लिए ऐसा किया जाता था। सामने एक लोहे का दरवाजा था और उसकी चाबी उस कंकाल के पेट के अंदर थी। उधर रोम में पोप को उस एबी की पुरानी फाइल के अंदर एक छुपा हुआ कागज मिलता है जिस पर लिखा हुआ था कि इस एबी पे अब शैतान का कब्जा हो चुका है और किसी भी कीमत पे ये डीमन यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन गैब्रियल और थॉमस वो दरवाजा खोल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक और कंकाल मिलता है जो फ्रायर डी ओजा का था। गैब्रियल बताता है कि ये सबसे महान एक्सोरिस्ट में से एक था। उसके कंकाल के पास उन्हें एक डायरी मिलती है। उसमें लिखा था कि सन 1475 में एक गांव में एक्सोरिज्म करते समय डेविल ने खुद फ्रायर को अपने वश में कर लिया था। इसके बाद उसी ने उस समय की रानी से इंक्विजिशन यानी कि जबरदस्ती धर्म बदलवाने के प्रोसेस को स्टार्ट किया। धर्म बदलने के नाम पे जो भी गलत काम हुए वो सब डेविल ने करवाए थे। बाद में वेटिकन को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने फ्रायर को यहीं दफना दिया और इस जगह को सील कर दिया। लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने गलती से उस डीमन को फ्री कर दिया और डीमन ने हेनरी को अपने वश में कर लिया। उधर जब जूलिया की आंख खुलती है तो एमी वहाँ पे नहीं थी। वो डॉक्टर की दी हुई दवाई को इंजेक्शन में भर के हेनरी के पास जाती है। अब डीमन ने एमी को भी अपने वश में कर लिया था। जूलिया एमी को अपनी तरफ खींचती है जिससे एमी अपने होश में आ जाती है, लेकिन डीमन जूलिया को हवा में उड़ा के उसे दूर फेंक देता है। इतनी देर में गैब्रियल को उस डायरी में डीमन का नाम मिल जाता है। उसका नाम था एस्माडोस, और उसका नाम पता चलते ही डीमन गुस्से में आग बबूला हो जाता है। लेकिन इस मौके का फायदा उठा के एमी हेनरी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगा देती है। गैब्रियल और थॉमस अब डीमन का प्लान समझ चुके थे। डीमन गैब्रियल को अपने वश में करना चाहता था ताकि उसे चर्च का एक्सेस मिल जाए और वो एक फादर के रूप में डेविल का काम कर सके। गैब्रियल कहता है कि अब हम उस डीमन को हरा सकते हैं क्योंकि हमें उसका नाम पता है, लेकिन पहले हमें अपने पापों से मुक्ति पानी होगी। तब गैब्रियल थॉमस को रोजरिया के बारे में बताता है। रोजरिया एक दिमागी रूप से बीमार लड़की थी और सब समझ रहे थे कि उसे डीमन ने पजेस किया हुआ है, लेकिन गैब्रियल उसकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि वो दिमाग का डॉक्टर नहीं है, और वो रोजरिया का केस किसी और प्रीस्ट को दे देता है। लेकिन वो प्रीस्ट उसकी हेल्प नहीं कर पाता और वो लड़की गैब्रियल के सामने आत्महत्या कर लेती है। गैब्रियल उस लड़की की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता था, इसलिए उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली थी। गैब्रियल थॉमस के सामने कन्फेस करके अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए गॉड से प्रार्थना करता है। इसके बाद गैब्रियल थॉमस को अपना ताबीज़ देता है और कहता है कि ये बहुत पावरफुल है, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चारों हेनरी के पास जाते हैं। डीमन हेनरी के शरीर पे पूरी तरह से कब्जा कर चुका था। जब गैब्रियल एक्सोरिज्म का प्रोसेस शुरू करता है तो डीमन फिर से उन्हें ट्रिक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार दोनों तैयार थे और अपनी प्रेयर जारी रखते हैं। कुछ देर के लिए डीमन कमजोर पड़ जाता है, लेकिन वो हेनरी के शरीर को नहीं छोड़ता और एमी को पजेस कर लेता है। एमी जूलिया पे अटैक कर देती है और जैसे ही प्रेयर रुकती है डीमन फिर से पावरफुल हो जाता है और वो गैब्रियल और थॉमस पे भी अटैक कर देता है। सबको बचाने के लिए गैब्रियल एस्मोडोस की बात मान जाता है और उसे अपने शरीर में आने देता है। अब एस्मोडोस हेनरी और एमी के शरीर को पूरी तरह से छोड़ चुका था और दोनों ठीक हो जाते हैं। थॉमस जूलिया और बच्चों को घर से दूर भेज देता है, लेकिन एस्मोडोस अब गैब्रियल के शरीर में था। गैब्रियल खुद की जान लेने की कोशिश करता है ताकि डीमन उसके साथ नर्क में वापस चला जाए, लेकिन एस्मोडोस उसे मरने नहीं देता। गैब्रियल नीचे बेसमेंट में जाके आग लगाने की भी कोशिश करता है ताकि उसकी मौत हो जाए, लेकिन डीमन फिर से उसके दिमाग को अपने वश में कर लेता है। जब थॉमस बेसमेंट में आता है तो गैब्रियल पूरी तरह से एस्मोडोस के कब्जे में आ चुका था। थॉमस गॉड से प्रे करना स्टार्ट करता है और वो काफी हद तक डीमन को कमजोर कर देता है क्योंकि गैब्रियल की आत्मा बहुत स्ट्रांग थी। तो थॉमस और गैब्रियल को हराने के लिए डीमन उनके दिमाग से खेलना स्टार्ट कर देता है। थॉमस को एब्डेला के रूप में और गैब्रियल को रोजरिया बन के मारने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस गैब्रियल के दिए हुए ताबीज से एस्मोडोस को नरक में भेज देता है और गैब्रियल जीसस क्राइस्ट के क्रॉस से रोजरिया को कमजोर कर देता है। दोनों मिलके आखिरी रिचुअल्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं और प्रेयर पूरी पढ़ते ही एस्मोडोस नरक में वापस चला जाता है। इसके बाद दोनों चैन की सांस लेते हैं। इटली में गैब्रियल पोप को बताता है कि वो एबी उस जगह बनी थी जहाँ पे 200 एंजल में से एक एंजल धरती पे गिरा था और ऐसी 199 जगह इस धरती पे और हैं। फिर पोप कहता है कि आज के बाद तुम दोनों का मिशन उन जगहों को ढूंढ के डीमंस को खत्म करने का है। इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है।